स्टार्ट करते हैं हम। एनआईओएस क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी की कहानी है, रेखा चित्र है। हम पढ़ते हैं। पिछले पार्टों में हमने एक कहानी पढ़ी थी बहादुर की, फिर उसके बाद हमने दोहे पढ़े थे। आइए अब एक नई साहित्य विधा रेखा चित्र पढ़ते हैं। विधा का मतलब होता है तरीका, रेखा चित्र का मतलब होता है शब्द चित्र। जैसे किसी व्यक्ति स्थान को याद करके हम शब्दों में लिखें, उसे कहते हैं रेखा चित्र। तो पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। कई बार पशु पक्षी या अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वे भी हमें अपना मानने लगते हैं। हमारे दुख सुख के साथी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी या कोई अन्य जीव किसी व्यक्ति से बहुत घुल मिल जाता है। वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न, जो कभी ना अलग हो, अभिन्न अंग बन जाता है। उसके ना रहने पर उसे याद करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है। यह रेखा चित्र एक छोटे से प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले उद्देश्य पढ़ते हैं, जैसा कि हर बार हम पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम किस सक्षम हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। पहला है, मनुष्य और पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के परस्पर एक दूसरे से संबंध का उल्लेख कर सकेंगे। मतलब मनुष्य और अन्य जीवों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम समझ सकेंगे। वात्सल्य तथा ममता जैसे भावों का वर्णन कर सकेंगे। वात्सल्य का मतलब होता है जैसे माता पिता के दिल में बच्चों के प्रति एक स्नेह हो जाता है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन को छूने वाले स्थलों के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कर सकेंगे। अब मन को छूने वाले स्थल का मतलब है कोई बात आपको अच्छी लग रही हो, है ना, वो सारी बातों का उल्लेख करना हम जान जाएंगे। अगला, इस रेखा चित्र की विशेषताओं और भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। मतलब इस रेखा चित्र की विशेषता क्या है और भाषा शैली क्या है, उस पे हम कमेंट कर सकते हैं। अपने संपर्क में आए, हमारे साथ जितने भी संपर्क में आए मनुष्य अन्य प्राणी के व्यवहार के विषय में लिख सकेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी गुल्लू कहानी। ठीक है, मूल पाठ है हमारा, हाशिए पे शब्द भी लिखे हैं, हम इसे पढ़ के समझ सकते हैं। इस पाठ में आप गिल्लू नामक की गिलहरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी सहायता के लिए कठिन शब्दों का मूल, है ना, अर्थ पाठ के साथ दिए जा रहे हैं। आइए इस पाठ को एक बार पढ़ते हैं। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। अब यहाँ पर सोनजूही क्या है? सोनजूही एक फूल है, जो लता होती है ना, उसमें पीले पीले फूल होते हैं, वो है, काफी खुशबू होती है उसमें। तो उसे देखकर अनायास बेवजह ही उस छोटे जीव की याद आ गई। किसको आ गई? महादेवी वर्मा, जिन्होंने इस रेखा चित्र को लिखा है। कहती हैं कि वो जो गिलहरी थी, गिल्लू जो था, वो सघन हरितिमा मतलब हरियाली, घनी हरियाली में छिपकर बैठता था। और वो घनी हरियाली किसकी थी? सोनजूही की, लता की थी। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर चौंका देता था, मतलब तुरंत छलांगे मारकर कंधे पे आ जाता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, मतलब आज वो नहीं है इनके बीच। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब यहाँ पर स्वर्णिम का मतलब होता है सोने जैसे, या हम कह सकते हैं सुनहरा, है ना। आगे पढ़ते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरा, अब यहाँ से कहानी मतलब रेखा से शुरू होती है। ठीक है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों, मतलब उनकी जो चोंच होते हैं उसे छुआ-छूल जैसा खेल कर रहे हैं। मतलब वो जो चोंच मारते रहते हैं ना, छूते रहते हैं, टच करते रहते हैं, वो है ये। ठीक है, छुआ-छूल जैसे खेल रहे थे। यह काक भुषुंडी भी विचित्र प्राणी है। यह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काक भुषुंडी मतलब कौवा। अब कौवों में भी एक ऋषि का नाम है काक भुषुंडी। विचित्र मतलब अजीब जानवर, पक्षी है। एक साथ समादरित, समादरित का मतलब होता है सम्मानित। अनादर का मतलब होता है अनादर करना, मतलब सम्मानित का उल्टा, तिरस्कार करना। अति सम्मानित मतलब बहुत ज्यादा सम्मान करना, और बहुत
बुरा करना, बहुत ज़्यादा तिरस्कार करना। मतलब क्या है यहाँ पर कि कौवे को कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से देखते हैं और कभी-कभी बहुत अच्छा मानते हैं। अब ऐसा क्यों यहाँ पर लिखा गया है, वो हम आने वाली पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब रेखा चित्र के आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे। हमारे बेचारे पुरखों ने न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, न उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पुरख हैं, मतलब इनके जो बुजुर्ग हैं, गरुड़, हाँ, तो गरुड़ जो है वो गिद्ध जाति का एक बहुत बड़ा जानवर है, मतलब गिद्ध है बहुत बड़ा सा, उसके रूप में भी आ सकते हैं। मयूर मतलब मोर, हंस आपको पता ही है। पितर पक्ष एक क्या कहते हैं कि संस्मरण के लिए यूज होता है ना, जो जैसे पुराने हमारे जो पुराने लोग होते थे उनकी याद में मनाया जाता है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे पितर पक्ष के बारे में। चलो, तो पितर पक्ष में क्या होता है कि कौवे को खाना खिलाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जितना समझ आ रहा है समझ लो, उसके आगे हम समझेंगे इसके बारे में, अभी टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश करके इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है ना। जैसे कोई हमारे रिलेशन में आ रहा है तो कौवा जो काव काव करता है तो हमें लगता है कि कोई हमारा अपना आ रहा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना का मतलब होता है अपमान, तिरस्कार करना, है ना। आगे पढ़ते हैं। मेरे काक पुराण, काक मतलब कौवा, पुराण मतलब पुरानी, है ना, कहानी के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि मतलब जोड़, गमला और दीवार के बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई, मेरी नजरें रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर गया या गिर पड़ा है। अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब जो कौवे है ना, सरलता से अपना खाना ढूंढ रहे हैं उसमें, उस गिलहरी में। आगे पढ़ते हैं हम। काकदय, यहाँ पर काक द्वय, काक का मतलब कौवा, द्वय का मतलब दो, दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण, मतलब छोटे से जिंदगी जान के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेत का मतलब उसे कोई होश नहीं था, सा गमले में चिपक पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई के रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। ढुलक गई का मतलब गिर गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि बहुत छोटा था वो। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध का मतलब होता है चमकीले, है सॉरी, चमकीले क्या, चिकने कह सकते हैं हम। चमकीले रोए, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों या आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। अचंभा में सब लोग हो गए थे, है ना, आश्चर्यचकित हो गए थे। हमने उसकी जातिवाचक संख्या को व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया। अब यहाँ पर जातिवाचक का मतलब होता है गिलहरी की पूरी जाति, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है स्पेशली इस गिलहरी की बात, है ना, मतलब स्पेशल मानने लगे थे। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार के खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों, मतलब इधर उधर घुमा के, से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला।
है ना। उसने क्या अच्छा उपाय निकाला देखेंगे हम। तीव्र इच्छा यहाँ पर है, आपको समझ आता ही होगा। तीव्र इच्छा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इच्छा। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, मतलब बगल में पर्दा है, तुरंत पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके गले सॉरी अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात, मतलब उसकी जो छोटी सी बॉडी थी, लिफाफे के अंदर बंद रहती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक 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 करते रहना, मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर पंजों से रगड़कर या पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की खुशबू गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है, मतलब उसे छोड़ देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आकर क्या करते हैं, खा जाते हैं उसको। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। नृत्य का क्रम मतलब आदत हो गई, ये उसका काम ही हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। मतलब गिलहरी इसको चौंकाने लगी थी, मतलब महादेवी वर्मा जी को चौंकाने लगी थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। पर्दे की चुन्नट जो पर्दे को हम फोल्ड कर देते हैं ना, थोड़ी थोड़ी से, उसको चुन्नट कहते हैं हम। और सोनजूही तो हमने देखा था, वो लता है ना। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, इनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं। उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मेरे स्मरण नहीं आता, मतलब याद नहीं आता कि कोई और दूसरा जानवर ऐसी हिम्मत करता हो जैसे गिल्लू करता है। गिल्लू इसमें अपवाद था, एक्सेप्शन था, मतलब जो बिल्कुल ही अलग हो उसको हम अपवाद कहते हैं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता तुरंत और मेरी थाली में बैठ जाता, मतलब बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाइयों से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था, जहां बैठकर वे मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब उसे खाना सबसे ज्यादा जो है वो काजू पसंद था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीजों या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना मतलब इनका रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, अस्पताल में थे उस टाइम पर ये। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता, क्योंकि वो महादेवी वर्मा को ढूंढता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य, जो उसका फेवरेट फूड था, वो भी कम खाता था। मेरी अस्वस्थता, मतलब ये स्वस्थ नहीं थी, में वह तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक
परिचारिका के हटने के समान लगता है। परिचारिका का मतलब केयर टेकर। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। अब वो कितने प्यार से इन्होंने बताया, जैसे हमें बोलना होता तो कहते हैं ना बस मरने ही वाले हैं। इन्होंने कितने प्यार से बोला कि अवधि 2 वर्ष की ही होती है, मतलब 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, और गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मतलब बचपन में जब ये मरने वाला था ना, उस हालात में था, उस स्थिति में जिस तरह से इन्होंने उंगली पकड़ा था, उसी तरह से आज पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता का मतलब गर्मी, एनर्जी देने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, परंतु लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, मतलब जैसे ही सूरज की रोशनी पहली आई, वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। अब देखो यहाँ पर मरने के लिए कितना अच्छा सा वाक्य इन्होंने प्रयोग किया है कि स्पर्श के साथ ही प्रथम किरण, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आगे चलते हैं। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है गिलहरियों की, जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह उस लघुघात का किसी वासंती दिन, मतलब वसंत के दिन, जूही के पिताब छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब पिताब का मतलब पीली आभा देने वाला। समाधि तो आपको पता ही होगा, किसी याद में अंत्येष्टि स्थल पर किया गया निर्माण। अब यहाँ पर बोध प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? चिड़िया, सोनजूही, कली, गिल्लू। गिल्लू के लिए यूज किया गया था। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? तो आपको पता है, उसका जीवन बचाने के लिए लाई थी। तीसरा क्वेश्चन, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया था, क्यों? क्योंकि गिल्लू आजादी से अंदर बाहर आ जा सके। चौथा, लेखिका के स्वस्थ होने पर गिल्लू के स्नेह भाव, मतलब प्यार मोहब्बत, इमोशंस के विषय में दिए गए विकल्पों के आगे सही और गलत का निशान करें। ठीक है, तो पहला क्या, वह लेखिका के साथ उसकी थाली में खाना खाता था? तो हाँ जी, खाता था वो। बताएं आप। वह लेखिका की अनुपस्थिति में काजू नहीं खाता था? हाँ जी, जब वो बीमार हुई थी तो काजू नहीं खा पाता था, बहुत कम खाता था। वह लेखिका के बालों को अपने पंजों से सहलाता था? हाँ जी, सहलाया है उसने। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था? हाँ जी, लेट जाता था। अब यहाँ पर कैद प्रश्न जो है, वह लेखिका के साथ अपनी थाली में खाता था, उसकी थाली में खाता था। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर उसकी थाली थाली नहीं, वो तो लेखिका निकाल कर इन्हें खाने के लिए देती थी ना, ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। 3.2 आइए समझें। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पाठ में गिल्लू के पूरे जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों का संकेतों में उल्लेखन किया गया है जिनसे उनकी एक तस्वीर हमारे सामने उभर आती है। इस तरह से संकेतों में बताया गया है ना, कि उसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। हाँ जी, ठीक उसी तरह जैसे भूगोल विषय में आप कुछ लाइनों के माध्यम से यह जान जाते हैं कि भारत है या श्रीलंका या नेपाल या दिल्ली या उत्तर प्रदेश, है ना, जैसे स्केचिंग करते हैं ना, वैसे ही इसे आप खाका, स्केच या रेखा चित्र कहते हैं। ठीक उसी तरह जब पूरे विस्तृत विवरण की जगह कुछ खास खास बातों का उल्लेख करके लेखक किसी के विषय में लिखते हैं तो उसे साहित्य में रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने पूरी बात वहां से नहीं समझाई थी।
आगे पढ़ते हैं। जब इस रेखा चित्र में आत्मीय संबंध भी झलकने लगे तो वह संस्मरण विधा के नजदीक पहुंचने लगता है। आत्मीय संबंध मतलब आत्मा से रिलेशन या बहुत क्लोज रिलेशन जिसे कहते हैं हम, और उसकी बातों को जब हम सोच सोच के लिखने लगते हैं, है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे रेखा चित्र को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हैं, मतलब याद करके जो हम करते हैं, जो हमारे पास्ट में ऐसी दुर्घटना या कोई घटना इंसिडेंट कोई हुआ हो। गिल्लू एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आपने प्रायः पेड़ों पर, घर के आसपास या पार्क में गिलहरियों को उछलते कूदते देखा होगा। आप इस तरह के प्राणियों को अक्सर देखते हैं। उनके भीतर भी कुछ संवेदनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। उनके साथ हमारा जैसा व्यवहार है उसी के अनुसार वे भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हाँ जी, करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। प्रस्तुत रेखाचित्र गिल्लू की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। वे उन्हें अपने परिवार का अंग मानती थीं। उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करती हैं। आत्मीयता का मतलब आत्मा, है ना, से जो रिलेशन होता है उस तरह से अपने बहुत अच्छे से मानती थी। पशु पक्षियों पर उनके कई रेखा चित्र हैं। पशु पक्षियों पर कई रेखा चित्र बनाए उन्होंने, जैसे गौरा एक गाय के बारे में है, नीलखंड एक मोर के बारे में है, सोना एक हिरण के लिए है। आइए हम लेखिका के इस लघु प्राण जीव अर्थात छोटे से प्राणी गिल्लू की संवेदनशीलता को किस प्रकार हमारे सामने उभारा है देखते हैं। सुविधा के लिए इस पाठ को 5 अंशों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला अंश कहाँ से है? सोनजूही में आज इधर उधर देखने लगा। ठीक है, अब ये वहां पर जाकर अब दोबारा से पढ़ सकते हो। हम आगे पढ़ते हैं। रेखा चित्र के आरंभ में लेखिका अपने बगीचे में ताजा खिली हुई सोनजूही की पीली काली को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। सामान्यतः ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी वस्तु या स्थान के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं। जब भी हम उन्हें देखते हैं तो बेवजह उन्हें यादें ताजा होने लगती है, हम सोचने लगते हैं उसके बारे में, हम अतीत में खो जाते हैं, मतलब पास्ट में खो जाते हैं। वे यादें हमारे स्मृति पटल मतलब हमारे दिमाग की नसें जहाँ पर हम बार बार याद कर लेते हैं, पर सिनेमा की तरह घूमने लगती है। हम उनमें ऐसे डूब जाते हैं जैसे समय के साथ दुख सुख के भाव हमें आज भी घेरने लगते हैं। वो सारी बातें हमारे सामने दिखने लगती हैं, हम फील करने लगते हैं कि मेरे या हमारे सामने हो रही है सारी बातें। यहाँ लेखिका के साथ ऐसा भी या ऐसा ही हुआ है। एक समय था जब लेखिका को संजूही बहुत आकर्षित और बहुत सुंदर लगती थी, किंतु गुल्लू उसके मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ गया, अमिट मतलब जो ना मिटने वाला हो, कि उसे भूला पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता था। उसकी याद संजूही से जुड़ी है क्योंकि वह छोटा सा जीव उसी की छाया में बैठता था और नजदीक आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका गिल्लू की स्मृति में खो जाती थी, मतलब लेखिका जो गिल्लू की याद में खो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि सुनहरी कली के रूप में वह लघु प्राण गिल्लू ही ऐसा चौंकाने के लिए आया है। जब सोचने लगती तो ऐसा लगता था कि गिल्लू आ गया। निहायत निहायत मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील, इमोशन या हम सेंसिटिव कह सकते हैं, गिल्लू की याद में लेखिका का मन भर जाता था। बहुत ही ज्यादा इमोशंस में लेखिका खो जाती थी गिल्लू की याद में। आगे बढ़ते हैं। लेखिका को पहली बार गिल्लू निरीह स्थिति में दिखाई देता है। अब यहाँ पर निरीह का मतलब है इच्छा से रहित, मतलब चुपचाप, जिससे कोई इच्छा ना हो। वह शायद अपने घोंसलों से गिरकर घायल हो गया था और उसे कौवे उस पर चोंचों से प्रहार कर रहे थे। लेखिका ने कौवे की प्रकृति का या प्रवृत्ति का उल्लेख करके उसे छुआ-छुअल शब्द का प्रयोग किया है। बच्चे आपस में एक दूसरे को छूने का खेल खेलते हैं, किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया है, व्यंग बनाकर किया गया है। बच्चों का जो छुआछूत का वो अलग था, यहाँ पर जो छुआछूत का मतलब क्या था छुआ-छुअल का, कि उसे मार के खाना चाहते थे। वास्तव में कौवे गिल्लू को चोंच मारकर खाने का प्रयास कर रहे थे। वह तो संयोग था कि लेखिका की दृष्टि नजर पड़ी और गिल्लू को बचाया जा सका। यहाँ लेखिका ने कौवों को स्वभाव का वर्णन किया है कि कौवे का स्वभाव कैसा होता है। वे बताती हैं कि कौवा एक विचित्र प्राणी है। विचित्र इसलिए है कि जितना तिरस्कार पाता है, तिरस्कार मतलब बेइज्जती, है ना, जिसको हम भगा देते हैं, उतना ही सम्मान भी पाता है। हम जानते हैं कि कौवा अपने काले रंग व कर्कश आवाज के लिए अपमानित होता है, लेकिन पितर पक्ष में उसे अपनेपन के साथ खाना भी खिलाया जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर का टेबल है, यहाँ पर पितर पक्ष के बारे में दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है
लेखिका ने यहाँ पर कव्य के लिए काक भुषुंडी शब्द का भी प्रयोग किया है। काक भुषुंडी एक ऋषि थे जो कव्य थे, जिनकी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा भारतीय परंपरा में अक्सर की जाती है। कहा जाता है कि राम कथा को कहने वाले 4 वक्ता थे और उनमें से एक ये भी थे। भारत के कैलेंडर के अनुसार भी वर्ष के 12 महीने होते हैं। 12 महीने के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। चैत्र का चैत है ना, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों है, यहाँ पर टेबल पर पढ़ने से समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। वैसे जिसको पितरपक्ष के बारे में पता है स्किप कर सकता है। आगे चलते हैं हम। इस वक्ताओं में थे एक काकभूषणी जिन्होंने गरुड़ को रामकथा सुनाई। गरुड़ जो हमने पहले पढ़ा था, गरुड़ कौन है, एक बाघ या हम कह सकते हैं कि गिद्ध जाति का एक बड़ा प्रजाति होता है। टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। पाठ को पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि गिलहरी तो स्त्रीलिंग है, पर यहाँ उसके लिए पुल्लिंग क्रियाओं का यूज किया गया। मतलब स्त्रीलिंग मतलब फीमेल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गिल्लू गिलहरी को जो हमारी स्टोरी में है, रेखा चित्र में, उसे पुल्लिंग नाम दिया गया है। ऐसा क्यों, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। प्राय पशु पक्षियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, उनके स्त्रीलिंग नाम बनाए जाते हैं। जैसे शेर, घोड़ा, कुत्ता, इसमें स्त्रीलिंग है शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुतिया। कुछ नाम पहले मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बिल्ली का सामान्यतः स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होता है। उनके पुल्लिंग रूप से के लिए जो बोला जाता है वो बिलौटा यूज किया जाता है। किंतु इस तरह के अन्य शब्दों को पुल्लिंग के लिए नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर चींटी, चींटी पुल्लिंग, चीटा नहीं है ना। चींटी अगर हम कहें तो वो फीमेल है, लेकिन अगर चीटा बोल दें कि पुल्लिंग के लिए, तो चीटा वर्ड यूज नहीं किया था। क्या यूज किया था, नर चींटी। अब यह अलग प्रजाति है, क्यों कि वह आकार, प्रकार और संभवतः स्वभाव में भी चींटी से भिन्न होता है। आपको पता होगा चीटा के बारे में। इसी प्रकार भेड़िया पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा भेड़िया कर लिया जाता है। मूल नाम भेड़िया है, केवल उसके लिंग में परिवर्तन के लिए मादा शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रायः इक्रांत ई की मात्रा पर समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आखिर में ई है तो आप समझ जाओ ई है। किंतु कुछ पुल्लिंग ऐसे भी होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे हाथी, माली, ये क्या है, पुल्लिंग है। गिलहरी मूलतः स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें नर और मादा दोनों ही होते हैं। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को पुल्लिंग रूप में चित्रित किया है, क्योंकि वह नर गिलहरी है। दूसरा देखते हैं। लेखिका ने होकर मिल गया होगा। मिट्टी में मिलकर मतलब खत्म ही हो गया होगा, ये यहाँ पर सेंस है। वाक्यांश का प्रयोग एक खास संदर्भ में किया है। यह निश्चित अवधि के पश्चात शरीर का अंत होता है। माना जाता है कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्व, धरती मतलब मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मरने के पश्चात हमारा शरीर उन्हीं में विलीन हो जाता है, मतलब पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके अंतिम संस्कार में अनेक तरीके हैं। उनमें से 2 तरीके हैं, जलाना, दफन करना। पशुओं को जलाने की प्रथा हमारे समाज में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे दफना देते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। यदि हम किसी पशु पक्षी को बहुत प्यार करते हैं तो उसे किसी स्थान पर मिट्टी में गाड़ देते हैं। गिल्ली को भी सोनजूही की जड़ में गाड़ा गया था, दफनाया गया था। इसलिए लेखिका को सोनजूही की ताजा कली देखकर गिल्लू की याद आ गई थी। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा था कि स्टोरी अब यहाँ शुरू, उसके पहले की जो बातें थी वो लेखिका याद करके बता रही थी। थर्ड, हिंदी के मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ में आए समादृत, अनादृत जैसे शब्दों का यूज हुआ है। समादृत मतलब आदृत मूल शब्द है, जिसमें सम उपसर्ग लगाकर समादृत शब्द बनाया गया है। इसी आदृत में अगर अन उपसर्ग लगा दें तो वो अनादृत बन गया है, जो समादृत का ठीक उल्टा है। तो अन मतलब उल्टा हो रहा है, सम का मतलब सीधा सीधा, यहाँ समझ सकते हो। अब चौथा, पाठ में पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराण भारतीय संस्कृति के उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें अनेक प्रकार की आख्यान मूलक रचनाएं हैं। आख्यान का मतलब होता है वह कथा जिसे लेखक स्वयं लिखता है। किंतु पुराणों में केवल कहानियां ही नहीं, बल्कि उनमें जीवन के विभिन्न अलग अलग पक्षों को भी लिया गया है। क्रियाकलाप 3.1। मान लीजिए आप सड़क से गुजर रहे हैं। सड़क पर आपको एक घायल व्यक्ति पड़ा दिखता है। आपको लगता है कि उसे अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों?
निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनिए और कारण सहित टिप्पणी दीजिए। यहाँ पर लिखा है पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस एम्बुलेंस बुलाएंगे, भीड़ में से कुछ लोगों को साथ लेकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे इत्यादि। तो देखो मेरा मानना है कि जो भीड़ लगी है उनसे बोलेंगे कि भाई जल्दी जल्दी इन्हें एम्बुलेंस को बुलाया जाए और कहाँ ले जाया जाए, हॉस्पिटल ले जाए। अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो किसी का व्हीकल होगा वहां पे बिठाओ, सीधे अस्पताल लेकर जाओ। इस तरह से आप कोई सा भी के टिप्पणी कर सकते हो। अंश 2 पढ़ते हैं हम। ये कहाँ से 3-4 मास में से लेकर उसे कुतरता रहता। तो ये अंश दोबारा से पढ़ सकते हो ऊपर जाकर, और आपके पास बुक है वहां से भी पढ़ सकते हो। इससे पहले अंश में हमने देखा था कि उपचार के बाद गिल्लू बच गया है, वह अपने सुंदर रूप में सबको चकित कर देता है। अब उसका नामकरण किया गया, उसकी पूरी प्रजाति को गिलहरी कहा जाता है। इसी साम में इसी साम पर लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया, मतलब उसे व्यक्तिवाचक नाम दे दिया गया था, पर्सनली अपना बना लिया था इसलिए। इस प्रकार के नाम को जातिवाचक संज्ञा के रूप में था। अब वह प्राणी विशेष हो गया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, जो कि हमने पहले देख लिया था। लेखिका ने गिल्लू के यौवन, यौवन मतलब जवान, का चित्रण संकेत रूप में किया है। वास्तव में मतलब एक्चुअली जीवन की अवधि निश्चित होती है, हर एक की जीवन की अवधि निश्चित होती है। पहले बचपन आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा। गिल्लू के जीवन में भी किशोरावस्था युवावस्था आता है। इसके उसके व्यक्तित्व में एकदम से परिवर्तन दिखाई देता है। वह शरीर विज्ञान की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन पशु पक्षियों को की भांति मनुष्य में भी आता है। हमारा भी शरीर ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़के लड़कियों में भी यह शारीरिक परिवर्तन आता है, और उस स्थिति में उनके सोचने समझने के तरीके से लेकर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन आता है। उनमें उन्मुक्तता एवं स्वायत्तता के साथ साथ गंभीरता और जिम्मेदारी का भी बोध होता है। इस अंश में लेखिका ने इस बात की ओर इशारा किया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए और हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। पर दुख कातरता मतलब दूसरों को दुख से दुखी होना एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, मतलब इंसानी क्वालिटी है ये। आ, पशुओं के प्रति दया सहानुभूति, दया करना सहानुभूति हम दिखाते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, है ना, किसी के दुख में हम साथ देते हैं ना, वही है ये। और मैत्री मतलब फ्रेंडशिप का भाव रखने से भी हमारी रक्षा, प्रोटेक्शन और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी पशु को प्यार के साथ देखते हैं तो वह हमें अपना समझने लगता है, और हमारे ऊपर की किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो वो भी हमारी बेचैनी से बेचैन होकर दुख में दुखी होता है। उदाहरण के तौर पर आप गुल्लू का देख लो, जब महादेवी वर्मा बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो वो बहुत परेशान था, और जब ये अस्वस्थ थी तो वो क्या कितनी हेल्प करता था। आगे चलते हैं हम। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम से विदा होती है तो उसे वियोग मतलब दुख, जैसे किसी से अलग हो रहे हो वो होता है। पशु पक्षी भी सभी दुखी होते हैं और खाना तक नहीं खाते। इसे ही समानुभूति कहते हैं, है ना। जब किसी और का दुख हमारा दुख बन जाता है तो उसे हम समानुभूति कहते हैं ना। गिल्लू का दुख महादेवी वर्मा का दुख बन जाता है, और जब महादेवी अस्वस्थ होती हैं तो उनके दुख में स्वयं गिल्लू खाना नहीं खाता। सारे काजू झूले में यूं ही जो के त्यों मतलब वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये लेखक ने हमें पाठ में बताया है। आपने देखा होगा कि कुछ पशु या पक्षी अगर आपसे घुल मिल जाते हैं तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आपसे घुल मिल गए तो अपना प्यार दिखाते हैं वो। लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता है। गिल्लू उससे निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता है। कभी वह तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता है, कभी लिफाफे में बंद हो जाता है। यह क्रिया हमें भी गिल्लू के प्रति सहृदय मतलब पूरी तरह से दिल से आत्मीय बनाती है, आत्मा से मिलाती है। ऐसा लगता है कि हम किसी बच्चे के साथ खेल कूद कर रहे हों और वह अपनी मोहक अदाओं से हमें प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो। इस अंश में लेखिका ने अपने नटखटपन का भी सहज चित्रण किया है, और वह अत्यंत आकर्षक लगता है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इस अंश में लेखिका ने भी संकेत दिया है कि पशु भी अपनी भाषा में अपने दुख सुख का आभास कराते हैं। वह
हम अपनी भाषा को उनके संकेतों के आधार पर अथवा उनके हाव भाव के द्वारा समझ सकते हैं। वे या तो किसी प्रकार की आवाज निकालते हैं अथवा क्रियाओं के माध्यम से संकेत करते हैं। मतलब एक्टिविटी, हाथ पैर, जो भी मुंह का फेस बदल के संकेत देते हैं हमें। गिल्लू के चिक चिक करके, गिल्लू ने क्या किया था, चिक चिक करता था, वो अपनी भूख मिटाने की इच्छा को जाहिर करते हुए प्रक्रिया करता था। लेखिका ने बड़ी सजीवता से और सहजता से इसका चित्रण किया है। मतलब बहुत अच्छे से प्यार से संभाल के ऐसी बातों को चित्रण किया है, बताया है। इस अंश में लेखिका ने गिल्लू को 3 महीने के हो जाने पर उसमें आने वाले शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन का बड़ा सुंदर और सांकेतिक चित्रण किया है। आप जानते ही होंगे कि प्राणी मात्र बचपन, जवानी और बुढ़ापों के सोपनों से गुजरता है। अब यहाँ पर सोपन का मतलब होता है जीना, मतलब आगे बढ़ना। जिस प्रजाति की जितनी जीवन अवधि होती है, मतलब जितने सालों तक वो जीता है, उसी के हिसाब से उसके जीवन में इन तीनों की अवधि भी निर्धारित होती है, फिक्स होती है कि इतने टाइम पर, इतने महीने पे ये सब कुछ होना है। गिलहरियों का कुल जीवन 2 वर्ष का होने के कारण उनमें 3-4 माह में जवानी के लक्षण आने लगते हैं। गिल्लू के रोओं का चिकना होना, पूंछ का झब्बेदार होना और आंखों की चंचलता उसमें आए शारीरिक परिवर्तन है को हमें दिखाता है, हम समझ सकते हैं। लेखिका ने गिल्लू के कमरे के बाहर और भीतर झांकने का जिक्र किया है। उसके द्वारा वे संकेत करना चाहती हैं कि गिल्लू इस संसार की विचित्र संरचना, बनावट पर सोच विचार करने लगा है। इस उम्र में आकर सभी के भीतर बदलाव की स्थिति आती है, पशु पक्षियों में भी और मनुष्य में भी, सभी में। किशोर किशोरियों के मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं होती हैं और वे उनका समाधान, मतलब उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसको सही करने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो उसको समाधान करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। गिल्लू का लेखिका को चौंकाने का प्रयास करना, पर्दे पर सर से चढ़ना उतरना आदि इसी प्रकार की क्रियाएं हैं। अपनी समझदारी को वह जिस रूप में अभिव्यक्त करता है, दिखाता है, वह लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। वह लेखिका के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कोई मनुष्य करता हो। इससे इस बात का भी पता चलता है कि पशु पक्षियों में भी मनुष्य की भांति महसूस करने की शक्ति होती है। पाठ्यगत प्रश्न 3.1 देखते हैं हम। गिल्लू रेखाचित्र के साथ साथ किस विधा के नजदीक है? लघु कथा, संस्मरण, ऋतुपार्ज, डायरी। तो क्या ऑप्शन है? संस्मरण, वो हमारा सही है। दूसरा पढ़ते हैं। कव्य गिल्लू के साथ छुआ-छुअल कर रहे थे। इस वाक्य में छुआ-छुअल का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है वो हमें देखना है। तो आप बता सकते हो। अ, प्रतीक है ना, प्रतीक के लिए यूज हुआ है कि छुआ-छुअल का मतलब वो छूना। अ, तीसरा है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस रेखा चित्र में गिल्लू शब्द का जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ, संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक है ना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाता है ना। आगे पढ़ते हैं हम। है गिल्लू का कमरे के भीतर और बाहर झांकना उसके शारीरिक या व्यवहारगत परिवर्तन को सूचित करता है। तो आपको पता है व्यवहार उसका ऐसा था, तो दूसरा व्यवहारगत ऑप्शन सही है इसका। गिलहरियों में मतलब फिलिप्स होगा यहाँ पर व्यवहारगत। तीसरा ग, गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन होता है 3 माह या 2 माह। तो आपने देखा था 3 माह में होता है, ठीक है, 3 माह आंसर सही है। घ, घ में कह रहे हैं कि उपसर्ग आने लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है, तो अन लगाने से उल्टा होता है। चौथा, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को ध्यान में रखते हुए मिलान करके सही युग्म बनाने। तो ठीक है, सही युग्म बनाते हैं हम। तो पहला के नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए था? मोर के लिए था, है ना। उसके बाद गिल्लू, आपको पता ही गिलहरी के लिए था। गौरा किसके लिए था? गाय के लिए था, तो गौरा हो गया गाय के लिए, और सोना हिरन के लिए था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अंश 3, हमें टोटल 5 अंश पढ़ने हैं, तीसरे अंश पर हैं हम। फिर गिल्लू के जीवन का सोनजोही की पत्तियों में आई है तक के अंश को एक बार फिर पढ़ लीजिए आप, पीछे ऊपर से जाकर, या वीडियो को पॉज करके बुक में पढ़ लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम। लेखिका ने गिल्लू के प्रथम वसंत की बात की है। जीवन का पहला वसंत प्रतीकात्मक प्रयोग है। हमारा प्रतीकात्मक प्रयोग का मतलब प्रतीक होता है ना, बताने का तरीका होता है, वो है ये। हमारा जीवन बहुत कुछ
ऋतुओं से भी बड़ा हुआ है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम का हम पर अलग-अलग रूपों में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वसंत ऋतु का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। यह ऋतु हमारे जीवन में उल्लास भर देती है, खुशियाँ भर देती है। वसंत ऋतु प्रकृति और मानव जगत के नवीन विकास की प्रेरक है। मतलब अगर वसंत ऋतु आता है तो प्राकृतिक और मानव जगत के नया विकास का प्रेरणा देता है ये। आपने देखा होगा कि वसंत के पेड़ पौधों और लताओं में नवीन कोंपलों उग जाते हैं, उनमें फूल आते हैं। फूलों के परागकण दरअसल उनके बीज होते हैं, जिनसे उन उस तरह के फूलों के नए पौधे विकसित होते हैं। आपने देखा होगा ना कि क्या होता है, बीज होते हैं, है ना, कलियां होती हैं, फिर धीरे धीरे फूल विकसित होता है ना। या हम कह सकते हैं जैसे बीज देखा, बीज के बाद छोटे छोटे पेड़ हुए, फिर पेड़ से फूल निकले, है ना, ये प्रोसेस होता है। कुछ वृक्षों लताओं में ये फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं। फल भी अपने भीतर बीजों को छिपाए रखते हैं। आपको पता है जैसे आप ले लो तरबूज, है ना, पपीता ले लो। आगे बढ़ते हैं तो इस तरह बसंत प्रकृति की संतति परंपरा को विकसित करने वाली ऋतु है। हमारा प्रभाव जाति जगत विशेषकर मनुष्य पर भी पड़ता है। इस ऋतु में स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है ना। लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से पशुओं के भीतर पनपने वाले उन मूल भाव की ओर संकेत किया है। जब गिल्लू बड़ा होकर आजाद जीवन बिताने की इच्छा रखने लगता है, उम्र का यह पड़ाव मानव जगत को ही नहीं, पशु जगत को भी आजादी की ओर प्रेरित करता है ना। आगे पढ़ते हैं। युवावस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है। विचरण मतलब घूमना, इधर उधर जाना, ये होता है। आगे पढ़ते हैं। मुक्ति की आकांक्षा मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का मूल भाव है। संसार का कोई भी प्राणी बंद कर रहने में स्वाभाविक विकास नहीं कर पाता। मतलब उसे खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी खुशी से अच्छा काम कर सके। अगर वो बंधा होगा तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी पालतू पशु को बांध देते हैं तो कमरे में बंद कर देते हैं, तो वह घुटन महसूस करने लगता है और उसे मुक्ति का प्रयास करता है। उससे मुक्ति का प्रयास करता है कि वो बाहर चला जाए। कई बार तो कुत्ते या कुछ बड़े पशु उस बंधन को तोड़ने के लिए आक्रामक भी हो जाते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए लेखक गिल्लू के भीतर उठने वाली मुक्ति की आकांक्षा आकांक्षा मतलब जो उसके अंदर आकांक्षा थी कि वो अब मुक्ति कर ले, भाग जाए यहाँ से, तो वो समझ गई। इसलिए उन्होंने क्या किया, जाली के जाली जो लगा रखा था उसके बंधन से मुक्त कर दिया है। अब गिल्लू अन्य गिलहरियों के साथ अपना अंतरंग संबंध स्थापित कर लेता है, किंतु वह इस बीच भी लेखिका के स्नेह को भूल नहीं पाता और कॉलेज से लौटने पर लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ धूप कर धूप नहीं करता। लेखिका ने इस अंश में यह संकेत दिया है कि पशु जगत के प्रति प्रेम का मतलब पशु जगत के प्रति जो हमारा प्रेम है या व्यवहार है, के होने पर भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि अपने क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह सहज स्वभाव पशु जगत अथवा मानवेतर प्राणियों में भी वैसा ही होता है जैसा कि मानव जगत में। मुक्ति की भावना में प्राणी की पहचान भी छिपी होती है। मुक्ति मिलते ही, आजादी मिलते ही उसे व्यक्तित्व के भीतर की चेतना जागने लगती है ना। उसके अंदर जो भी बातें होती है वो जाग जाती है। मुक्ति मिलती है उसके, हाँ पढ़ लिया हमने। लेखिका हमें गिल्लू के माध्यम से यह एहसास कराती है। आपने इस पाठ में पढ़ा है कि जैसे ही गिल्लू बंधन से मुक्त होता है उसमें नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। मतलब अब वो हेड बन सकता है, किसी चीज को चला सकता है, किसी का नेतृत्व कर सकता है, इसीलिए वो नेता बना था ना। वह गिलहरी समाज का नेता बन जाता है। हमें आत्मविश्वास भर जाता है और इसे वह डाल डाल पर उछल कूद कर अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ बंधन और मुक्ति के अंतर को भी हमारे सामने स्पष्ट किया है। इस अंश में लेखिका ने मुक्ति को ही उचित बतलाया है, अर्थात हमारी सार्थक होता है ना कि कितने अच्छे से हम कर सकें, इस बात में है कि मुक्ति का वर्ण करें, मतलब मुक्त करें, किसी को बंधन ना करें या ना ही खुद बंधन में रहें, क्योंकि मुक्ति हमें स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और जो बंधन होता है वो
परालंबी बनाती है। परालंबी मतलब दूसरों पर आश्रित रहना। मनुष्य की सार्थकता भी मुक्त होने में है, लेकिन हमारी मुक्ति दूसरों की मुक्ति के साथ जुड़ी है। अगर दूसरे मुक्त रहेंगे तो हम मुक्त रहेंगे, हम मुक्त रहेंगे तो दूसरे मुक्त रहेंगे। वह निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब होता है उपेक्षा रखने वाला, है ना, अनादर करने वाला, मतलब वह निरपेक्ष नहीं है। गिल्लू अपनी आजादी का तो उपयोग करता है, पर लेखिका के समय में असमंजस के साथ, मतलब क्या रहता है, असमंजस रहता है, तालमेल, है ना, दोनों का रहता है। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करने की बात कही है। वे जाली खोलकर उसे मुक्त करती हैं तो अपने समूह की गिलहरियों से मिलता है। जब मुक्त करती हैं तो अपने समूह की गिलहरियों से मिलता है। उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार का बदलाव आता है। इस बदलाव की अभिव्यक्ति, जो भी अभिव्यक्ति है जो हमें दिखाई दे रहा है ना, उसके मन के भाव का जो प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति। विभिन्न रूपों में करता है वो। इस प्रकार का बदलाव पशु पक्षियों में ही नहीं, मनुष्य में भी होता है। किशोर किशोरियों, है ना, जो भी किशोर किशोरियां हैं समूह में रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और किसी प्रकार की रोक टोक का स्वीकार नहीं करते। आप अगर फ्रेंड के साथ हो, बड़ी खुशी खुशी बातें शेयर करोगे। अगर यही आपके पिताजी कुछ बोल दें तो देखो क्या होता है। क्रियाकलाप 3.2। लेखिका ने गिल्लू की किशोरावस्था का और उसके कारण व्यवहार में परिवर्तन का चित्रण किया है। आप भी उम्र के इस दौर से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे। किशोरावस्था में क्या क्या शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं लिखते हैं। तो शारीरिक में लो, जो भी शरीर में परिवर्तन आते हैं शरीरगत, और व्यवहार में क्या आता है वो लिख सकते हो आप। अब हम अंश 4 पढ़ते हैं। ठीक है, अंश 4 कहाँ से है? मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और ठंडक में भी रहता है। तो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को अनेक प्रकार की पशु पक्षियों को पालने का शौक था। लेखिका को न केवल यह शौक था अपितु मतलब बल्कि उनके प्रति अपार करुणा और स्नेह का भाव भी था। मतलब उन्हें पालने का शौक नहीं था, उनके प्रति बड़ा स्नेह लगाव था उनका, जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ। वे सभी के प्रति समान स्नेह का व्यवहार करती थी, मतलब सभी को बराबर मानती थी, सभी को बराबर प्यार देती थी। किंतु गिल्लू उनके लाड़ प्यार का विशेष अधिकारी था, मतलब इनको ज्यादा प्यार मिलता था गिल्लू महाराज को। यही कारण था कि वह महादेवी वर्मा की भोजन की थाली में सीधे मुंह लगाकर खाना खाने लगते थे। अब वहां पर क्या था, महादेवी वर्मा जी कुछ दाने देती थी, यहाँ पर पूरा सीधा खाना लगाने की बात कर रहे हैं। अन्य पशु पक्षी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए गिल्लू एक अपवाद था, एक्सेप्शन था, अलग था। उसके विशिष्ट व्यवहार, ये बिल्कुल अलग तरह के व्यवहार और क्रियाकलाप, जो उसकी एक्टिविटी थी, उसकी वजह से लेखिका उसे खाने के लिए तो रोकती नहीं थी, है ना, नहीं रोकती, पर उसे इस तरह का संस्कार प्रदान करना चाहती है जिससे वह एक सभ्य और सुसंस्कृत जीव के रूप में व्यवहार करे। सुसंस्कृत का मतलब सुधरा हुआ, शिष्टाचार जिसके अंदर हो, एक तरीका हो, ढंग हो, सभ्य तरीका हो, वो चाहती थी कि गिल्लू ऐसा रहे। इसलिए लेखिका उसे धीरे धीरे थाली में ही निकालकर खाना सिखाती और उसी के अनुरूप चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगता। वह बहुत ही सफाई से खाता, एक एक दाना भी जमीन पर नहीं गिरता था। गिल्लू के खाने का अंदाज भी अलग था और उसकी रुचि भी विशिष्ट थी, स्पेशल थी, अलग थी। वह खाने में काजू विशेष रूप से पसंद करता था। काजू न मिलने पर बाकी चीजें खाता ही नहीं था। उसे क्या चाहिए? झूला, मतलब उसे काजू चाहिए। अगर काजू नहीं मिलता था झूले के बाहर फेंक देता था। किशोरावस्था में आपने अक्सर ही महसूस किया होगा कि यदि किसी को उसकी रुचि की कोई चीज मिल जाती है तो बहुत प्रसन्न होता है, अगर नहीं मिलती तो भाई पूछो मत, खिन्न हो जाता है, बिल्कुल फेंक फाक देता है। आपने भी शायद ऐसा किया हो। आपने गिल्लू के संदर्भ में भी देखा है कि वह किस प्रकार काजू न मिलने पर नाराज होता था। नाराज होने की आदत केवल मनुष्य में ही नहीं थी, बल्कि पशु पक्षियों में भी होती है। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ जीव मनोवैज्ञानिक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पशुओं को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनकी दुनिया में यह सब नहीं है, किंतु लेखिका ने उसे शिष्टाचार सिखाकर उसे भी मानवीय व्यवहार से अवगत कराया है। मतलब जो मानवीय व्यवहार है उससे हमें अवगत कराया, दिखाया है। क्यों? क्योंकि उस गिलहरी गिल्लू को इन्होंने शिष्टाचार सिखाया था। लेखिका ने यह भी संकेत दिया है, बताया है कि सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार सबके लिए अपेक्षित है।
अब यहाँ पर अपेक्षित का मतलब क्या होता है? जिसको चाहा गया हो, है ना, उसको हम अपेक्षित कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए होगे। प्रेम ऐसा भाव है जो हमें महान बनाता है। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके बालों को हौले हौले धीरे धीरे सहलाना प्रेम की उत्कृष्टता का अनुपम नमूना है। मतलब प्रेम को इतने अच्छे से दिखाना या शो करना, उसका एक ये छोटा सा पार्ट है, नमूना है ये। गिल्लू का यह सेवा भाव हमें विस्मित करता है। विस्मित करता है मतलब विचलित करता है, हमें बिल्कुल अलग ही टाइप का दिखाता है और उसे हम अपना आत्मीय पात्र मानने लगते हैं। हाँ, अभी तक तो आपने गिल्लू की रुचि अरुचि के बारे में पढ़ा। आइए हम सब देखें कि गिल्लू के जीवन में आगे किस तरह का बदलाव आता है। लेखिका ने मनुष्य और पशु के बीच में विकसित होने वाले संवेदनशीलता और सहानुभूति को बड़ी बड़ी मार्मिकता, मार्मिक होता है ना, जैसे प्यार से हम ना, वो होता है मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। लेखिका को मोटर दुर्घटना में चोट लग जाती है तो गुल्लू क्या करता है, दौड़कर उन्हें ख्याल रखता है ना। तो यही सब बातें लिखी है। इस में लेखिका क्या है, मनुष्य और पशु के बीच में जो पनपने वाले व्यवहार को इतनी अच्छे तरीके से दिखाता है कि हमारे दिल को छू जाता है ना। ये सारी बातें इसमें हैं। दोनों एक समान भाव भूमि स्थित हो जाते हैं, मतलब जो वो जानवर है, हम इंसान है, हमारे बीच में कितनी अच्छी भाव भूमि जाग जाती है ना। इस प्रकार गर्मियों में लेखिका की निकटता प्राप्त करने के लिए उसने अनेक अनोखा तरीका निकाल लिया था, जो अपनी संवेदना में हमें गुदगुदाता है ना। आपने पता है स्टोरी में वो क्या करता है ना। आगे पढ़ते हैं हम। इस 3.2 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पहला है, लेखक ने गिल्लू के अपवाद शब्द का प्रयोग करके। अब यहाँ पर अपवाद शब्द का प्रयोग करके क्या था, आप समझ सकते हो, है ना। आप पीछे जाके स्टोरी देख सकते हो क्या है, नहीं से यहाँ समझ सकते हो। चलो करते हैं हम। तो यहाँ पर पहला क्या है, नटखटपन का मजाक उड़ाता, नहीं ऐसा नहीं था। घ देखते हैं, अन्य पशु पक्षियों के साथ क्रियाकलापों को अलग बताता है ना, ये पार्ट है। दूसरा क्या है, लेखिका के प्रति गुल्लू की सहानुभूति का पता किस बात से पता लगता है। तो इसका लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाता है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था। किस घटना से यह बात पता चलती है? तो इसमें सुराही पर सोने से। ठीक है। अंश 5 कहाँ से कहाँ तक है? यह गिलहरियों के जीवन से लेकर विश्वास मुझे संतोष देता है तक। तो यहाँ पर पिछले अंश में लेखिका ने गिल्लू के जीवन में विविध पक्षों का सुंदर चित्रण करके उन्हें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया था। पाठ के अंतिम अंश में लेखिका ने गिल्लू के जीवन की अंतिम अवस्था का जिक्र किया, मतलब वो अब दूसरी दुनिया में जाने वाला था, है ना। कितने प्यार से इन्होंने इस बात को बताया था ना। एक वर्ड यहाँ पर आया है, मानतेवर। यहाँ पर है मानतेवर जगत। मानतेवर का जो मतलब होता है मनुष्य से अलग, ठीक है, मतलब दूसरी दुनिया में ये है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, आगे करते हैं हम। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने सुंदर चित्रण किया है और ये भी बताया कि 2 साल के होते हैं हम भी, हमारी भी उम्र एक सीमा तक रहती है, हम जवान होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं ये सारी बातें इन्होंने बता रखी, हमने पहले भी पढ़ रखा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब किसी की डेथ होती है समाधि बनाते हैं, अगर कोई अपना यादगार होता है। जैसे हम अगर बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि कई समाधियां देखी होगी आपने। तो गिल्लू के लिए भी क्या है, सुनजोई की लता के बीच समाधि बनवाई गई थी, है ना। आगे पढ़ते हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात लेखक ने झूला उतरवा कर रखवा दिया था, है ना। और उसके बाद क्या किया था, जिसे बाहर निकाल कर वह अन्य गिलहरियों के साथ जाता था ना, वो सब हटवा दिया था। तो ये आत्मीय भाव है, आत्मा की बात है, जो वियोग जन्य उदासी का सुंदर चित्रण किया। वियोग जन्य मतलब जब हम किसी से अलग होते हैं ना, वो बात होती है। तो यही बताया कि 2 साल का होता है, 2 साल के बाद वो हमें छोड़ गया है ना, कितने प्यार से बताया था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु की बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है ना। आमतौर पर हम अपने किसी बहुत ही प्रिय की मृत्यु के बाद यह नहीं कहते कि वह मर गया, वह मर गई। सामान्य शिष्टाचार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम परिप्रेक्ष्य में भी हम
उसके लिए इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह हमेशा के लिए सो गए, भगवान के प्यारे हो गए, हमें छोड़कर चली गई, या उनका स्वर्गवास हो गया। ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भाषा शैली क्या यूज हुआ है देख लेते हैं हम। आइए अब हम रेखा चित्र की भाषा शैली की विशेषताओं पर विचार करते हैं। रेखा चित्र के विषय में आपने ये महसूस किया होगा कि उसे पढ़ना शुरू करें तो पूरा पढ़ जाने की इच्छा होती है कि अब पढ़े हो क्या रहा है। जैसे कि इस कहानी को हम पढ़ते आए हैं, क्या आपने इस कहानी को क्या इस रेखा चित्र को पढ़ते आए हैं, क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में इसका एक कारण यह है कि रेखा चित्र रोचक तो है ही, उसकी भाषा भी बहुत ही सरल है, सरस और प्रवाहपूर्ण है। प्रवाहपूर्ण है ना, तो बहुत फ्लो में चलती है, हम हमें आसानी से समझ आती है। लेखक ने आम बोलचाल है उसका यूज किया है भाषा का, जो कि दैनिक जीवन में यूज करते हैं हम। इसके अलावा तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त आम बोलचाल में आने वाले अंग्रेजी अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या है, भाषा में स्पष्टता बनी हुई है। अब तत्सम क्या है, यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, आगत के बारे में है। तो तत्सम तद्भव अलग अलग शब्द होते हैं, इसके लिए अलग से ग्रामर पढ़ लेते हैं, हम पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होते हैं हम देखते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। अर्थात संस्कृत के समान जिसे हम संस्कृत में बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लाते हैं, उसकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका उच्चारण कठिन होता है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ये सारे वर्ड क्या है, काफी संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। जैसे अग्रि, वायु, नेता, माता, अहंकार, नवीन, सुंदर, सहसा, नित्य, अकस्मात आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित या आसान रूप होते हैं, मतलब उसको परिवर्तित करके हम आसान से पढ़ते हैं, उससे हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम जो का त्यों होता है, तद्भव जो होता है वो बदलाव होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर तत्सम के वर्ड और तद्भव के देशज के भी दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इस रेखाचित्र की भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सरसता, है ना। इसका मतलब है कि इसकी भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति जो हम व्यक्त करते हैं, और वाक्य वाक्य जो सेट होता है उसका ऐसा इस तरह से प्रयोग किया कि जिसे पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की फीलिंग्स आती है। तो जिस तरह से हमने गिल्लू स्टोरी पढ़ी है, रेखा चित्र पढ़ी है, हम क्या है, पढ़ते ही चले गए, कहीं रुके ही नहीं, है ना। तो ये है, काफी प्रसन्नता होती है इस पढ़ने के बाद, इस रेखा चित्र को पढ़ने के बाद। इसकी भाषा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवाह पूर्णता एवं प्रवाहमयता। प्रवाह पूर्णता, है ना, प्रवाहमयता मतलब फ्लो में जो हम बोलते हैं उसे कहते हैं। प्रवाह पूर्णता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को हमें निरंतरता पढ़ने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे नदी में पानी बह रहा होता है ना, ये वही लिखा हुआ है। तो महादेवी वर्मा ने इस तरह से यूज किया है। इस रेखा चित्र की शैली कुछ आत्मकथात्मक सी है, आत्मकथा जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। वास्तव में जब लेखक अपने अविस्मरणीय क्षणों, जो कि वो याद करके कभी भूलने वाला शब्द ना हो, अविस्मरणीय क्षणों का अनुभव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो वह आत्मकथात्मक सा ही होता है। आत्मकथा, क्योंकि जो आत्मकथा क्या होती है, जो हमारे साथ पहले जो हो चुका है उसी के बारे में लिखते हैं, तो ये इस तरह से ही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, हम ऐसा ही अनुभव करते हैं। तो रेखा चित्र में लेखक शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति का एक चित्र प्रस्तुत करती है ना। अपनी भाषा शैली के कौशल, जो स्किल्स उसको जीवंत बना देता है। मतलब जो इतने अच्छे तरीके से महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, तो ये रेखा चित्र क्या होता है, जीवंत बन गया, है ना। तो वर्णन शैली जो है वो इतनी कलात्मक है इनकी, कि आंखों के सामने वस्तु या व्यक्ति का समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है। इस रेखा चित्र में भी लेखिका महादेवी वर्मा ने एक कुशल चित्रकार के सामने या समान छोटे छोटे चित्रों से गुल्लू का चित्रण करते हुए उसके भीतर छिपी संवेदनाओं को प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया है। इस रेखा चित्र में उनकी शैली भावात्मक एवं विचारात्मक दोनों रूप से मिलती है। पशु प्रवृत्ति के संबंध में उनकी निरीक्षण दृष्टि सराहनीय है। जो पशु हैं उनके संबंध में उनकी जो निरीक्षण दृष्टि है, जिस तरह से वो पशुओं को देखती हैं, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। गिल्लू जैसे उपेक्षित प्राणी के चित्र को अपने असीम स्नेह में रंगकर लेखिका ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि वह हमसे एक गिलहरी आत्मीयता का अनुभव करने लगते हैं।
मतलब इस बात को इतना अच्छे तरह चित्रण किया है कि बेपनाह स्नेह मेरे अंकल लेखिका ने इस तरह से व्यक्त किया है कि हम गहरी आत्मीयता से अनुभव करने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस रेखा चित्र की शुरुआती सोनजूही की लता में खिले पीले फूल सी हुई है। इसे देखते हुए लेखिका को गुल्लू की याद आती है, जो अब दिवंगत हो चुका है, मतलब अब नहीं है। फिर वह इसके मिलने के दिन के मृत्यु तक की बातों का स्मरण करती है। अंत में पुनः उसी दृश्य में वर्तमान समय में लौटती है। इस प्रकार पीछे लौटने के तरीकों को साहित्य और फिल्म की भाषा में फ्लैशबैक टेक्निक या पूर्वदीप्ति तकनीक कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा फ्लैशबैक में गए, ये वैसा ही है। इस रेखा चित्र में इस तकनीक का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गिल्लू रेखाचित्र का अंत कैसा है? उत्साहजनक है। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली को पकड़ ली थी। वह लेखिका के हाथ में काजू खाना चाहता था। वह लेखिका की उंगली पकड़कर मरना चाहता था। तो ये आपको देखना है कौन सा है। काजू खाना चाहता था, सही वर्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरा, गिल्लू रेखाचित्र की भाषा में कौन सा गुण नहीं है? तो सरसता गुण नहीं है। जटिलता, सहजता, दृश्यात्मक है। आपने क्या सीखा? देखते हैं क्या सीखा हमने। पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उनके प्रति मानवीय करुणा का भाव रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत का भाव रखना चाहिए। पशु पक्षी हमारे मित्र और सहायक भी हो सकते हैं। यदि उनकी रक्षा करेंगे तो हमारे दुख सुख के साथी होंगे। प्रेम और ममता का भाव पशु पक्षियों को मानवेतर प्राणियों में भी उसी प्रकार होता है जैसे कि मानव में। मानव से अलग हमने ऊपर पढ़ा था। इसका मतलब गिल्लू के व्यवहार से मन कर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। करुणा और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, जैसे लेखिका गिल्लू को अपना बना लेती है। जिस प्रकार मानव में उम्र के अनुसार शारीरिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, उसी तरह मानतेवर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं। मतलब मानव से अलग जो प्राणियां होती हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं। इस रेखा चित्र की भाषा शैली सहज, सरल और सरस है। भाषा प्रवाहपूर्ण है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, अन्य भाषाओं से प्राप्त मतलब आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। रेखाचित्र और स्मरण आधुनिक गद्य विद्याएं हैं, जहाँ रेखाचित्र के चरित्र की खास खास बातों को चित्रण करके विशेष महत्व होती है। वहीं संस्मरण में स्मृति महत्वपूर्ण होती है। संस्मरण जो लिखते हैं हम, उसमें यादें जरूरी होती हैं। रेखाचित्र का संबंध विगत का मतलब जो बीता हुआ है और जो वर्तमान उससे होता है, जबकि संस्मरण का विगत सिर्फ बीते समय से ही होता है, मतलब पिछली बातें से ही होता है। रेखाचित्र वर्तमान में भी होता है, विगत भी होता है, दोनों होता है। रेखाचित्र की अपेक्षा संस्मरण में आत्मीयता अधिक होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो रेखा चित्र में बातें होती है ना, वो संस्मरण में आत्मीयता से ज्यादा, मतलब क्या, संस्मरण में आत्मीयता अधिक होती है। मतलब संस्मरण में क्यों होता है, क्या होता है, सिर्फ पास्ट की बात होती है, प्रेजेंट नहीं होता। रेखा चित्र में पास्ट प्रेजेंट दोनों होता है ना। तो मतलब अभी जो चल रहा है उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, जो बीत चुका है अब नहीं है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए ऐसी बात कही गई है यहाँ पर। लास्ट में महादेवी वर्मा विशिष्ट रचनाकार हैं, अच्छी रचनाकार हैं। उनके लेखक में अभावग्रस्त मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों तक कोई गहरी आत्मीयता मिलती है। हमने इससे ये बातें सीख ली। आगे चलते हैं हम। योग्यता विस्तार। इस रेखाचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्ति की और वे आजीवन इलाहाबाद में ही रही। वे छायावाद की महत्वपूर्ण कवियत्री थी। यामा उनकी कविताओं का प्रमुख संकलन है, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि उनके उल्लेखनीय काव्य संग्रह हैं। उल्लेखनीय जिसको हम उल्लेख कर सकते हैं अच्छे से। कविता के साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण गद्य साहित्य भी लिखे हैं, कहानियों टाइप का भी लिखा है। उनके संस्मरण और रेखाचित्र बहुत महत्व के हैं और कवित्री के साथ साथ एक रेखा चित्रकार और संस्मरण लेखिका के रूप में भी उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त है। मतलब संस्मरण लेखिका भी वो बहुत अच्छी हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं तथा मेरा परिवार उनके महत्वपूर्ण संस्मरण और रेखाचित्र संग्रह हैं।
तो उनके रेखाचित्र संग्रह के नाम अभी हमने पढ़े हैं। गिल्लू उनके गिल्लू उनके मेरा परिवार नामक संग्रह से लिया गया है। उनका एक संग्रह है मेरा परिवार, वहां से गिल्लू लिया गया है, जो हमने भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने गिल्लू के अतिरिक्त नीलकंठ मतलब मोर सोना मतलब गिलहरी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्की नेवला, रोजी कुत्ती और रानी घोड़ी जैसे मानतेवर प्राणी मतलब जो मनुष्य अलग है प्राणियों के भीतर छिपी संवेदनशीलता का चित्रात्मक रूप में व्यक्त किया है। मतलब आप समझ रहे होगे, जो मानतेवर प्राणी होती हैं उसमें भी ऐसी व्यक्ति होती है ना, जो व्यक्त करते हैं उसको भी इन्होंने बड़ी अच्छे से व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त स्त्री की स्थिति और उनकी समस्याओं पर उनके लेखों का संग्रह श्रृंखला की कड़ियां भी हैं। अब पाठांतर प्रश्न है, आप प्रश्न देखकर इसका आंसर कर सकते हो। 3.1, 3.2, 3.3 का जो पिछला यहाँ पर 7 क्वेश्चन है यहाँ पर पाठ्यांतर प्रश्न, इसका आंसर नहीं है, तो आप अपनी बुक से पढ़कर इसका आंसर लिख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।